नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम होगा आपका वर्णमाला। अभी हम इसके पहले जो वीडियो में पढ़े हैं और उसमें लिंग के बारे में पढ़े हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में, तो उसका पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब हम नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं वर्णमाला में। तो आप अगर नए हैं तो हमारे एजुकेशन वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें। चलिए हम बात करते हैं वर्णमाला कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला के बारे में हम विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं आपको। अगर सबसे पहले अगर बात की जाए कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला की संख्या, एक छोटा सा सवाल है आपसे कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में दे ही दे, हालांकि इतना आसान प्रश्न जो है नहीं देता, लेकिन फिर भी आप वर्णमाला की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में बात की जाए तो 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 52 अक्षर, 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। कुल मिला के 52 अक्षर होते हैं। तो इन 52 अक्षरों में से सब अलग अलग भाग में बटे हुए हैं, तो हम उनको धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे कि 52 अक्षर कौन कौन से मिला के होते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, वर्णमाला की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। अगर हम बात करें वर्णमाला की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हम उसको जान लेते हैं। तो वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध, वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध या आप कह सकते हैं व्यवस्थित या व्यवस्थित वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों या समूह के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को, यानी एक क्रम से हो या व्यवस्थित ढंग से उसको लिखा गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि वर्णमाला की संख्या। सबसे पहले वर्णमाला की संख्या के बारे में हमने आपको बताया कि वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। उसके बाद मैंने ये सब लिख लिया था ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो। तो ये आपके जो व्यंजन है मैंने इनको लिख लिया है, इसलिए कि इस व्यंजन के आधार पे हम आपको बता सके कि कौन से व्यंजन की ध्वनियां जो है हमारे कहां से निकलती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें व्यंजन। तो व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी होती है, आपको बताना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये जो व्यंजन है, ये जितने व्यंजन हैं का से लेके ज्ञा तक आपके कितने व्यंजन होते हैं।
तो अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 36 होते हैं। जैसे अंग्रेजी में ABCD में 26 होते हैं, वैसे यहाँ पे कितने होते हैं? 36 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 36 व्यंजन होते हैं। 36 व्यंजन, ठीक है, 36 व्यंजन होते हैं। ठीक, अभी इसमें हम और आपको टोटल, ये टोटल का कुल की बात है, कुल की बात है, ठीक है। कुल कितने होते हैं? 36 व्यंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपसे कहा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो स्वरों की संख्या जो है आपकी कितनी होती है? 13 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कुल स्वरों की संख्या जो आपकी होंगी वो 13, कितने? 13। जो आपके स्वर होंगे, स्वर वो कितने होंगे? कुल 13। कुल की बात क्यों की? यहां कुल क्यों लिखा गया? स्वर जो है वो कुल 13 है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोगवाह को छोड़कर कितने स्वर होते हैं, आपसे जब एग्जाम में पूछा जाए कि कुल संख्या जो मतलब स्वर हैं उसमें से अयोगवाह को अगर हटा दिया जाए तो कितने स्वर होंगे, अयोगवाह को हटा दिया जाए तो कुल कितने स्वर होंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा से स्वर की बात कर लेते हैं ना। इस स्वर कौन, ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपके व्यंजन कितने हैं। इधर लिख देते हैं कि व्यंजन जो है वो 36 हैं आपके, ठीक है। व्यंजन कितने हैं? 36 है। अब हम बात करते हैं स्वर की, ठीक है। स्वर कौन होते हैं? स्वर की संख्या तो आपको मालूम ही है कि 13 होते हैं, ठीक है। लेकिन अयोगवाह को अगर हम हटा देंगे तो हम जो स्वर में अयोगवाह होते हैं वो 2 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? जिसे स्वर में आपसे कहा जाए आ, ये क्या है? ये स्वर हैं। ई, ये क्या है? स्वर हैं। उ आ, ई, उ, उसके बाद री, कौन सा आएगा? री। फिर उसके बाद ए ओ औ, ए और ओ औ। इसके बाद ए के बाद ओ औ। इसके बाद कौन सा आएगा आपका? अंग हा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आपके 13 जो हैं ये स्वर हो गए हैं। क्या हो गए? स्वर हो गए हैं। इसमें से जो ये 2 हैं लास्ट के अंग आहा, ये जो लास्ट के आपके हैं ये अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह। यही अयोगवाह जो होते हैं, अगर इनको हटा दिए जाए 2 को तो कितने हो जाएंगे आपके? अगर -2 कर देंगे तो 11 हो जाएंगे स्वर। एग्जाम में 2 तरह से पूछता है। कुल स्वरों की संख्या, अगर कुल स्वरों की संख्या आपसे पूछेगा तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। अगर आपसे वहीं पर प्रश्न पर ये कह दे कि अयोगवाह को हटाकर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जब अयोगवाह कितने होते हैं? 2 अंग आहा। अगर इनको हम हटा देंगे तो स्वर कितने हो जाएंगे? 11। ये 2 चीज हमको दिमाग में रखना। 13 कब होगा और 11 कब होगा, यानी इसमें कंफ्यूजन कभी कभी ऑप्शन में तो दोनों रहेंगे, 13 भी रहेगा और 11 भी रहेगा। तो जल्दी जल्दी में कभी हो सकता है
अगर अयोग हटा के पूछ ले तो इसमें लग जाए, या फिर अगर कुल पूछे तो उसमें लग जाए। तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे होंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्वर। स्वर में अगर यहां बात की जाए तो जो छोटे शब्द हैं, जो छोटे शब्द हैं यानी जिनको हम कहते हैं लघु या कहते हैं ह्रस्व, ठीक है। जैसे आ के बाद ई के बाद उ के बाद ए के बाद ओ। तो ये क्या होते हैं, जो छोटे वाले हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर। और जो बड़े वाले होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर, ठीक है। ये याद रखना है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जो छोटे होते हैं। ह्रस्व स्वर जो हमेशा छोटे होते हैं, जिनमें बहुत ही कम समय लगता है उनका उच्चारण करने में, बहुत ही कम समय लगता है उनको बोलने में। जैसे कहा जाए आ बोला खत्म। लेकिन अगर कहा जाए आ तो उसमें क्या होगा, दुगना समय लगेगा। जो बड़े अक्षर होते हैं इनमें क्या लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। और आ में क्या होता है, हम ऐसे ही बोलते आ ई उ खत्म। लेकिन अगर जो बड़े वाले हैं इनको क्या बोलेंगे, दीर्घ। तो याद रखना, जो बड़े वाले हैं जैसे ये वाले हैं तो ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। और जो छोटे वाले हैं ये ह्रस्व हो जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखना आपको। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये जो हमारे व्यंजन हैं, इन व्यंजनों के बारे में। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो तो आपको, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। स्वर आपको कंफर्म हो गया ना कि स्वर कब त्यारा होंगे और कब गहरा होंगे। ये दो चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं व्यंजन पे। हम बात करते हैं व्यंजन पे। चलिए हम व्यंजन पे बात करते हैं कि व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं, 36 प्रकार के होते हैं। जो ये पहली लाइन आपकी है, जो ये आपकी पहली लाइन है यानी का खा गा घा अंगा, ये जो आपकी पहली लाइन है ये कंठ से होते हैं, निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं, यहां से। यानी ये कंठ से निकलते हैं। जब भी हम इनको कहेंगे का खा गा घा अंगा, तो ये कहां से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहे हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं कंठ की ध्वनियां। क्या बोलते हैं, कंठ की ध्वनियां है, ठीक है। अगर बात करें जो पहली लाइन है आपकी का खा गा घा, ये क्या है, कंठ से उत्पन्न होती हैं ध्वनियां। और अगर ये दूसरी लाइन की बात करें, दूसरी लाइन की बात करें तो ये कहां से उत्पन्न होंगे, चा छा जा झा इया। ये जो है मुंह के भीतर की पिछली छत से आती हैं। ये जो मुंह के भीतर है, मुंह के भीतर, मुंह के भीतर पिछली छत से, पिछली छत से, मतलब जो हमारे मुंह का जो पीछे का हिस्सा है ऊपर का, वहां से निकलती हैं। कहां से, जो मुंह के पिछली छत है ऊपर की, यानी वहां से निकलते हैं, पिछले भाग के छत से। तो ये जो हमारे चा छा जा झा इया, यहाँ ये जो जीभ के पास को ऊपर का भाग है वहां से निकलते हैं, पीछे वाली साइड से, ठीक है। तो ये कहां से निकलते हैं, मुंह के भीतर पिछली छत से। हमको इतना याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इसमें से कोई भी पूछ ले कि गा जो है वो कौन सी ध्वनि है, कंठ है, मुंह के भीतर की पिछली भाग से है, या फिर तालु से है, या मूर्धा से है, ऐसे आपसे पूछ सकता है और ऐसे पूछता भी है, ठीक है। या फिर एक तो नहीं देगा आपको, एक दो इसमें से 2 या 3 या एक तो बहुत ही कम देते हैं, कभी कभी एक भी देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं। और आपसे 2-3 भी देके पूछ लेगा कि ये कौन सी ध्वनि है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं टा ठा डा ढा अड़ा के बारे में। तो ये जो है आपके, ये मुंह के भीतर की जो है अगली छत से होते हैं। जो ये पहली वाली दूसरी वाली लाइन है ये पिछली छत से है, लेकिन जो टा ठा डा ढा अड़ा ये आपके मुंह के भीतर की
अगली छत से, क्या अगली छत से, मुंह के भीतर की अगली छत से निकलते हैं, अगली छत, ठीक, अगली छत से निकलते हैं आपके टा, ठा, डा, ढा, अणा। जब आप बोलेंगे टा टा, यानी जो अगली है, अगली छत ऊपर वाली, वहां से ये निकलते हैं, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा, अणा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टा और ठा की ध्वनि बताइए, टा और ठा की ध्वनि बताइए, कहां से निकलती हैं? ये पिछली छत से निकलती हैं, अगली छत से निकलती हैं, कंठ से निकलती हैं, या मूर्धा से निकलती हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये मुंह के अगली छत से निकलती हैं। छत मतलब होता है ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग नहीं। छत मतलब अगली छत के बारे में बोला जाए तो ऊपर वाला भाग, जो हमारे ऊपर का भाग होता है, और पिछली छत का मतलब ऊपर वाला, ठीक है। छत मतलब ऊपर, नीचे मत लगाना है। इसके बाद बात करें हम ता, था, दा, धा, ना। कौन से? ता, था, दा, धा, ना। इसको बोलते ही समझ में आ जाता है कि ये कहां से निकल रहे होंगे। ये कहां से? ये निकलते हैं ऊपर के दांत से निकट, के निकट से। जो ऊपर के दांत होते हैं हमारे, ऊपर के दांतों के निकट से, दांतों के निकट से। कहां से निकल रहे हैं? ऊपर के दांतों के निकट से निकल रहे हैं। बोलिएगा, जिससे कहा जाए ता। क्या बोला जा रहा है? ता, ऊपर के दांतों के निकट से, यानी ता ता, यानी ये जो हम जब बोलते हैं तो जीभ कहां जा रही है? दांत पे जा रही है, ऊपर वाले दांत पे आगे जो जा रही है। ता, था, दा, धा, ना। अगर आप बोलेंगे ता, था, दा, धा, ना, तो जीभ कहां जा रही है? ऊपर वाली अगले वाले भाग में जा रही है, दांतों के, ठीक है। तो ये हो गया आपका ता, था, दा, धा, ना, यानी ऊपर के दांतों के निकट से, जो ऊपर के दांत है उसके निकट से, बिल्कुल उसके निकट से ये निकलते हैं। उसके बाद बात करें इसकी, यानी पा, फा, बा, भा और मां के बारे में। ये कहां से निकलते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा, यानी दोनों ओठ जो है आपस में जुड़ते हैं जब बोलने के समय। पा, फा, बा, भा, मा। बोलिएगा तो साफ साफ जाहिर देता है कि ये कहां से निकलते हैं? दोनों ओठों से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? दोनों ओठों से निकलते हैं, ओठों से निकलते हैं, दोनों ओठों से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? दोनों ओठों से, दोनों ओठों से निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पा, फा, बा, भा, मा। बोलने से ही लगता है कि ये सबसे आसान है, इसको पहचानना सबसे आसान है कि ये दोनों ओठों से, जब दोनों ओठ जुड़ते हैं तब इन शब्दों का उच्चारण होता है, इन अक्षरों का उच्चारण होता है, शब्दों में इन अक्षरों का उच्चारण होता है, ठीक है। अब जैसे कहा जाए या, रा, ला, वा, सा, या, रा, ला, वा, सा, तो ये कहां से निकलते हैं? या, रा, ला, वा, सा। जब हम बोलते हैं या, रा, ला, वा, सा, तो ये जो जीभ का जो पिछला भाग है, जो जीभ का पिछला भाग है, ये वहां से निकलता है, यानी तालू के पिछले भाग से, तालू के पिछली छत से, ऊपर वाली तालू के पिछले छत से। कहां से? पिछले छत से। या, रा, ला, वा, सा, यानी तालु के ये पिछले छत से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? तालु के पिछले छत से निकलते हैं। और अब इनके बारे में लास्ट जो है आपका, इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये अलग अलग प्रकार के हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें से जो आपका वा है इसको आप छोड़ दें, क्योंकि जो वा है वा अगर आप बोलेंगे तो ये तालु के पिछले छत से नहीं निकलेगा। वा को हम छोड़ दे रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं आगे कि वा कहां से निकलेगा,
ठीक है, वाह जो है तालु के पिछले स से नहीं निकल रहा। अगर हम वाह बोलते हैं वाह, तो ये आगे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ऊपर के दांत और निचले के ऊपर के जो दांत होते हैं वाह 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 वाह, ऊपर के दांत का प्रयोग हो रहा है और किसका प्रयोग हो रहा है? निचले ओठ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अगर चलिए लिखना है तो हम लिख लेते हैं। जो वाह है, वाह आपका वाह जो है पिछले ऊपर के दांत और नीचे के दांत, ओठ से ऊपर के दांत और या प्लस कर सकते हैं निचले ओठ से ऊपर के दांत, वह जो आपका है ऊपर के दांत से, ऊपर के दांत का संपर्क होता है और निचले ओठों का जब संपर्क होता है तो वह शब्द निकलता है। क्या? वह शब्द निकलता है। ये हो गया आपका। इसमें से अगर बात करें इस वाले सा की, कौन से? खटकोण वाले सा, तो ये सा जो है आपका मूर्धा है। मूर्धा, क्या? मूर्धा। ये जो है आपका सा जो है आपका वो मूर्धा है, अगला मूर्धा जो है जिसको बोलते हैं मूर्धा, यानी कि अगला मूर्धा। मूर्धा अगला, मूर्धा अगला, ये मूर्धा अगला से जो आपका सा है, सा ये कहां से निकलता है? सा कहां से निकलेगा? आपका दंत और मसूड़ों से निकलता है। अगर इसकी बात करें सा की, तो ये दंत और दंत प्लस मसूड़, ऐसे लिख देते हैं, दंत प्लस मसूड़ों से, मसूड़ या मसूड़ों से। ठीक, दंत प्लस दिख रहा है आपको? एक मिनट देख ले रहे हैं। दंत प्लस मसूड़ों से, सही दिख रहा है आपको? दंत प्लस मसूड़ों से, या हम इसको बोल सकते हैं दंत मूल। क्या बोल सकते हैं? दंत मूल भी बोल सकते हैं। मान लो ऑप्शन में हो दंत मूल, इसको क्या बोल सकते हैं? दंत मूल, यानी दांत और मसूड़ों के संपर्क से सा शब्द का उच्चारण होता है, सा अक्षर का उच्चारण होता है। ठीक, उसके बाद जो आपके ये तीनों हैं, छात्रा और ज्ञा, छात्रा और ज्ञा, कौन कौन से? छात्रा ज्ञा, इनका उच्चारण नहीं पता कि कहां से ये निकलते होंगे। ठीक है, छात्रा ज्ञा, तो ये जो छात्रा ज्ञा है, ये तीन क्या है आपके? ये तीन जो है आपके छात्रा ज्ञा, ये आपके संयुक्त व्यंजन में है। कहां पे है? संयुक्त व्यंजन में है। इसीलिए कहा जाता है कि जो छात्रा ज्ञा ये तीन हैं। कभी कभी ये पूछता है कि आपसे जो आपके व्यंजन हैं वो तो 36 हैं। कभी कभी कहा जाता है जो व्यंजन आपके हैं वो 36 हैं, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है अगर व्यंजनों की संख्या 36 ना हो, ऑप्शन में 36 हो ही ना, उसमें सिर्फ 33 हो, अगर उसमें 33 हो तो आप 33 लगा देना, क्योंकि ये जो है तीन, ये व्यंजन में रखे तो गए हैं, ये तीनों व्यंजन में रखे तो गए हैं, लेकिन व्यंजन में इनको रखा भी गया है और नहीं भी। कुल में तो ये आ जाएंगे, लेकिन जब व्यंजन ऐसे पूछा जाएगा तो आपके व्यंजन हो जाएंगे 33, यानी 36 जो है आपके, उसमें से ये 3 माइनस हो जाएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे इसके बाद करते हैं, ये होंगे आपके स्वर व्यंजन। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इनका प्रयोग अगर इसमें से आपसे कहीं भी पूछ ले, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, तो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसमें से ये वाले तो बहुत ही आसान, पा फा बा वाले ये तो ऊंट से आपके हो जाते हैं। ठीक है, और का वाले ये इनको याद रखिए, एक लाइन में जो है ये कंठ से हो गए। ठीक है, इसमें सबसे जो कठिन आपका होता है मूर्धा वाले होते हैं, दंत मसूड़ों से जो होते हैं। ठीक है, ये वाले थोड़े कठिन होते हैं। और आपके यारा लावा सा, ये क्या है? पिछले छत से,
लेकिन वा जो है अगर एक लाइन के आपके ये सारे उठा के दे दे, या रा ला वा सा, इनमें से कौन सा तालु के पिछले छत से नहीं निकलता है, इसमें पूछ लिया आपसे, तालु के पिछले छत से नहीं निकलता है, तो आप क्या लगाएंगे, इसमें वा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वा लगा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब आपको तो मालूम हो गया कि स्वर कितने प्रकार के हैं, स्वरों की संख्या, क्या, स्वरों की संख्या आपको मालूम हो गई कि स्वर कितने होते हैं। एक बार देख लेते हैं, स्वर जो आपके हैं वो 11। कुल स्वर के बारे में बात करें तब लगाइएगा 13। अगर केवल स्वर के बारे में पूछें तब आप लगाएंगे 11। जब कुल शब्द का प्रयोग हो या टोटल शब्द का प्रयोग हो तब आप लगाएंगे 13। नहीं, अगर केवल स्वर की बात करें तो आपको लगाना है 11 पे लगाना है। ठीक है, अगर आपसे कहा गया अयोग वाह कितने होते हैं, अयोग वाह की संख्या, तो मैंने अभी आपको बताया था अयोग वाह की संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। अयोग वाह की संख्या कितनी होती है आपकी, 2 होती हैं। और व्यंजन, व्यंजन की संख्या आपसे पूछे तो आप 33 लगाएंगे। व्यंजन की संख्या आपसे पूछे तो आप 33 लगाएंगे। अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछे तब आप 36 मारना, यानी जो कुल व्यंजन है, कुल आपके 36 व्यंजन हैं। ठीक है, कुल आपके 36 व्यंजन हैं। लेकिन केवल अगर पेपर में ये दिया रहे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो हमें 33 लगाना है। यहीं पे गलती होता है, स्वर में और व्यंजन में लोग गलती कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये तो सही है। गलत कैसे हो गया, गलत इसी तरह होता है। अगर आपसे केवल स्वर की संख्या पूछे तब आप 11 लगा दीजिएगा, लेकिन अगर कुल स्वर की संख्या पूछे तब आप 13 लगाइएगा। वो इसी तरह ये व्यंजन है, व्यंजन की अगर कुल संख्या आपसे पूछा जाए तो आप 36 लगाइएगा। कुल अगर आपसे पूछा जाए तो आप 36 लगाइए। अगर आपसे कहा जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी है तब आप 33 लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। गलती यहीं पे होता है। हाँ, एग्जाम में ये भी बहुत काफी बार पूछा जा चुका है कि अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, यही प्रश्न है मेन। और वर्णमाला में अक्षरों की संख्या तो आपको मालूम ही है, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन जो है आपके, आपसे पूछ रहे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो आपके हैं वो 4 होते हैं। पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपसे पूछा जा चुका है ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हो गए। अगर आपसे कहा जाए द्विगुण कितने होते हैं, द्विगुण, द्विगुण कितने होते हैं आपसे कहा जाए, द्विगुण या इसे बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन में बोलते हैं इसको। तो अगर इनकी संख्या पूछ लिया जाए, द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या, तो इसकी भी उच्छिष्ट और इसकी कितनी होती है, इसकी भी 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 2 होती हैं। यानी अब देखिएगा 11 प्लस 2 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 4 और प्लस 2, इनका कुल योग कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 3 2 5 और 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12, हाथ आए 1 1 1 2 और 2 और 3 5, यानी टोटल जो हो गए मिला के अब कितने हो गए, 52 अक्षर हो गए। 52 अक्षर हो गए। मैंने इनको काउंट नहीं किया है, मैंने 13 को काउंट नहीं किया, मैंने 36 को काउंट नहीं किया, मैंने 13 को काउंट नहीं किया। तभी तो वर्ण जो 52 अक्षर हो रहे हैं
कि स्वर के 11 हो गए, अयोग वाले 2 हो गए, व्यंजन के जो है आपके 33 हो गए, और जो संयुक्त व्यंजन है वो आपके 4 हो गए, और जो आपके द्विगुण है या उच्छिष्ट व्यंजन जो है ये 2 हो गए। इनके योग से, ना कि इनके योग से, इनके योग से ये जितने भी हैं, इनके योग से आपके 52 वर्णमाला अक्षर हो रहे हैं। ये याद रखना, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो ये 3 इधर बढ़ जाएंगे और 2 इधर बढ़ जाएंगे, 3 2 5 बढ़ जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, फिर 57 हो जाएंगे। ये गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में यही गलती होती। याद रखिए, स्वर जो है हमको, अगर स्वर की संख्या पूछा है उसने तो सिर्फ 11 लगाना है, अगर कुल की बात कर दे तब हमें 13 लगाना है। अगर व्यंजन की, अगर आपसे व्यंजन की बात कर दे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आपको 33 लगानी है। अगर कुल व्यंजन की बात कर दे तो भैया आपको 36 लगानी है। ये छोटी सी जानकारी बहुत लाभदायक है, हालांकि छोटी नहीं है, कुछ लोग बताते भी नहीं है ना। तो गलती से हम लोग 36 और 13 को टिक कराते हैं, जबकि 36 और 13 गलत है। तो जब कुल की बात करें तभी रिस्क लें, और जब कुल की बात ना करें तब रिस्क ना लें, नहीं तो फिर आप जो है वर्णमाला के 57 अक्षर कर देंगे, 52 की दर पे 57 अक्षर कर देंगे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। अयोग वा तो मैंने आपको बता दिया कि अ, अंग, अहा, ये 2 जो होते हैं, अंग और अहा 2 होते हैं अयोग वा। अब संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण 2 होते हैं। ये इनको आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो इनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, यहीं पे कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। अगर ये समझ गए भैया कुल और संख्या के बारे में हाँ, सबसे हम बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन। जो आपके संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? स्रा, छ और आपका त्रा हो जाएगा, और हो जाएगा आपका ज्ञान। ये जो आपके चारों हैं, यही 4 हैं जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं। कितने? 4। इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। पेपर में सीधा सीधा ऑप्शन में यही दे देते हैं, पूछ लेता है कि बताइए, इस ये दे देंगे, 4 और दे देंगे, 4 और देंगे, 4 और, यानी 4 ऑप्शन बना के देंगे वो, और आपसे पूछेंगे बताइए इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। हो सकता है इसमें 4 ना दे, 2 दे दे या 3 दे दे ऐसा भी कर सकता है, 2 या 3 या 4 पूरे दे सकता है, 2 दे सकता है, एक ही पूछ सकता है। मान लो एक ही दे दे आपसे, कह दे कि चा, ठा, आड़ा और त्रा, इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो हमें मालूम है कि संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से? स्रा, छ, त्रा और ज्ञा। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये बात क्लियर? संयुक्त व्यंजन मालूम हो गया कितने होते हैं? 4 होते हैं। काफी गंभीरता से हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप जब भी वर्णमाला का कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। तो आज की वीडियो में तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको 2 क्लास में आपको इत्मीनान से, 2 या 3 क्लास में जो भी आप जैसे भी समाप्त हो हम पूरा करके आपको बता दें। चलिए, इसके बाद आपका है द्विगुण। इनकी संख्या मैंने अभी आपको बताए थे कि ये 2 होते हैं। संख्या कितनी बताई थी? 2। द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, दोनों का मतलब एक ही है, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट पूछ सकता है आपसे तो उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या बताइए, या आपसे पूछ सकता है द्विगुण की बताइए या उच्छिष्ट की बताइए। 2 में से कोई भी पूछ सकता है, मतलब एक, मतलब दोनों को एक ही है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? डा और ढा, ये दोनों जो होते हैं आपके 2, यही हैं आपके द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, आपसे
पेपर में यहां से भी पूछा जा सकता है, पूछता भी है कि डा और ढा, इनमें से कोई एक दे दे आपसे, 4 ऑप्शन वैसे ही जैसे इसमें बनाया गया था, 4 ऑप्शन दे दे आपसे, इसमें से कोई एक रख दे और पूछे कि बताइए इसमें से द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है, तो हमें क्या लगाना है, डा और ढा में। ठीक है, तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और या उच्छिष्ट व्यंजन, इसकी जानकारी आपको हो गई। चलिए थोड़ा से हम आगे और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी 5 मिनट और, कम से कम 5 मिनट। हाँ, अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वह स्वरों के प्रकार की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार। अच्छा, स्वर के प्रकार और आपके क्या बोलते हैं व्यंजन के प्रकार। स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे बात की जाए कि स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं और व्यंजन भी 3 प्रकार के। जब प्रकार पूछे आपसे, संख्या नहीं, प्रकार पूछ ले, संख्या तो आप बता ही दोगे 11 होते हैं और व्यंजन के भी 33 होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले इसके प्रकार क्या होते हैं, स्वर के प्रकार और व्यंजन के प्रकार आपसे पूछ ले, तब आप क्या बताएंगे? स्वर के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके स्वर? 3 प्रकार। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, जो छोटे शब्द होते हैं, अ आ, ई, उ ए, जो बहुत ही आसानी से बोले जा सके अक्षर, वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। ये आपके क्या हैं? ह्रस्व हैं, स्वर हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। कहा जाए आ, ई, उ, ए, ओ, खत्म। यानी बहुत ही समय ना के बराबर लग रहा है, इसमें बहुत ही कम लगा। दूसरा जो आपका है, दूसरा आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर। पीछे भी हमने आपको बताया था, दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, जिनके में दुगना समय लगता है, इन्हीं के बड़े वाले भैया, यानी आ, ई, उ, ये। ठीक, यहाँ पे, हाँ ये वाला, ठीक है। इनके बड़े भैया, यानी कि इनके बड़े भैया और कौन कौन से हो सकते हैं आपके? और हो सकते हैं, ठीक ठीक। इसमें एक और आते हैं री, ये भी क्या है? बड़ा ही है। तो इनका जो इनको जब बोलते हैं हम, तो इसमें दुगना समय लगता है, यानी पहले वाले ह्रस्व वाले से दुगना समय लगता है, ये दुगना समय लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा आपका है, तीसरा कौन सा है? लुप्त स्वर। कौन सा? लुप्त स्वर, लुप्त स्वर।
यानी जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना। समय लगता है। कौन कौन से? जैसे कि आपका कार्य है ओम, अगर हम बोले ओम, लगता तो है कि बहुत ही छोटा है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि 3 गुना समय लगता है। कितना गुना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। यानी स्वरों की बात करें तो स्वर हैं आपके 3 प्रकार के। स्वर 3 प्रकार के, और स्वरों की संख्या 11। वहां 11-13 वाला सिस्टम देख लेना, 11 ही लगाना। और अगर यहां बात करें स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के आपके। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। यानी हास्य स्वर वो होते हैं जो छोटे शब्द होते हैं, जिनमें ज्यादा समय बोलने में नहीं लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। और दीर्घ जो होते हैं आपके वो आ, ई, उ, औ और री। और लुप्त जो स्वर आपके होते हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे कहा जाए आपसे ओम, तो इसमें 3 गुना समय आपका लगेगा। चलिए, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन के प्रकार के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। आपका बचेगा, इसके बाद बचेगा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको हम बता देंगे। इसके बाद आपका बचेगा अल्प प्राण और महाप्राण, और उसके बाद आपका बचेगा अयोगवा, अघोष और सघोष बचेगा। अयोगवा हो गया, अघोष और सघोष। ये बहुत ही आसान है पहचानना, बस हम आपको तरीका बता देंगे, ट्रिक बता देंगे। ठीक नहीं, शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, वो तरीका है, मतलब बेसिक ही है एक तरह का, और उससे आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे पहचानते हैं महाप्राण, अल्प प्राण, अयोग और अघोष और सघोष। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। आपसे निवेदन है कि आप एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेखपाल की वैकेंसियां भी आ रही हैं, अब पेट का जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा, और यूपीएससी की डेट तो आपको पता ही है कि 20 अक्टूबर से एग्जाम शुरू है। और जो लोग टेट वेट की तैयारी कर रहे हैं और अन्य परीक्षाएं हैं, जैसे जिनको हिंदी में अभी आरओ भी आ रहा है, उसमें भी हिंदी की जरूरत होगी, तो आप लोग अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में अच्छा लगे आपको वीडियो तो उसको लाइक भी कर दीजिए। अच्छा लगे तभी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, हालांकि अच्छा ही लगेगा आपको, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।